बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं बोलो प्रोग्राम। इसमें आपसे हम बात करने जा रहे हैं। मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी ने ख़तरे की घंटी दोबारा बजा दी है। 3 सूबों में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और मेवाली एयरबेस पर जो हमला हुआ है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इस नाकाम हमला में अमरीकी साख्ता असला इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अमरीकी साख्ता असला दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। क्या ये वही असला है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है? क्या ये वही असला है जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान भी निशानदेही करता रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी सवाल उठाते रहे हैं कि ये असला दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है? फिर हैरानकुन बात यह है कि मेवाली एयरबेस पर हमला के फौरी बाद जहां भारतीय मीडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मेवाली एयरबेस पर हमला हुआ है, वहां पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रोलर्स की इदारों के खिलाफ कंपेन बड़ी हैरानकुन थी। इस सोशल मीडिया कंपेन में इदारों को मलाइन किया जा रहा था, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ ने सानिया 9 मई से सबक नहीं सीखा? क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने जा रही? और सवाल ये पैदा होता है कि इन सोशल मीडिया हैंडलर्स को लीड कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अब भी इन सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ रब्ता है और वो इनकी हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं? आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी बाकायदा सियासी कैंपेन का आगाज़ किया है। उन्होंने लाहौर में अपने सियासी कायदीन से मुशावरत की और ये फैसला किया कि नून लीग तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करेगी, मुशावरत करेगी और मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन में जाया जाएगा। यहाँ ये सवाल उभरता है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून को लिविंग प्लेइंग फील्ड का ताना दे रही है, क्या उससे भी रब्ता करेगी या नहीं? या तहरीक इंसाफ के साथ भी रब्ता किया जाएगा या नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की इस लहर के दौरान, मौसम की सूरत हाल के दौरान इलेक्शन जो है वो कैसा रहेगा, इसका टर्न आउट कैसा रहेगा, अवाम की शमूलियत कैसे रहेगी? हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे पैनल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, इनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शला रजा साहबा ने, हम इनसे बात करेंगे। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आपने देखा कि 3 दिनों में 3 सूबों में बड़े हालिया जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, क्या इसका तल्लुक कोई जो इससे है कि जो अफगानिस्तान के शहरी वापस जा रहे हैं और जो पाकिस्तान उनको डिपोर्ट कर रहा है उससे कोई तल्लुक जुड़ सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से तालिबान की हुकूमत आई है और एक कोलैप्स उस वक्त से जो है वहाँ की मीशत और जो सारे मामलात हैं अफगानिस्तान के अंदर वो दोबारा से नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है उभरती है और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जाहिर होती है। इसी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि यह फैसला किया गया कि जो अफगानिस्तान के शहरी हैं जिनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि बार बार जो जहां तक जब दहशतगर्दी के तह तक पहुंचते थे तो वो अफगानिस्तान या टीटीपी से लिंक होता था, तो ये फैसला किया गया कि अब इन अफगानी जो इलीगल नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, इनको एक्सपेल किया जाए, अपने मुल्कों में वापस भेजा जाए। तो डेफिनेटली ये जो मामलात हैं इसकी कड़ी टीटीपी से मिलती है, इसकी कड़ी अफगानी सरजमीन से मिलती है और इसके ऊपर हुकूमत वक्त ने जो है वो तालिबान हुकूमत को भी बार बार कहा है कि उनको अपनी सरजमीन पे भी एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को ना अफोर्ड कर सकता है, ना इस चीज की इजाजत दे सकता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। बेशक उसकी कड़ी जो है वो रॉ से मिलती हो, इंडिया से मिलती हो, लेकिन इस चीज की इजाजत ना हम दे सकते हैं ना तालिबान हुकूमत को देनी होगी। तो ये जो जितनी कार्रवाई अभी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है अफगानी इलीगल सिटीजन्स को वापस एक्सपेल करने के लिए, तो डेफिनेटली ये काविश
इसमें खलल पैदा करने के लिए, या वही ना सर, हमने पाकिस्तान हमने पाकिस्तान ने तो उनकी मेज़बानी की, उन्हें जगह फराहम की, उन्हें पनाह दी, और अब जो है वो पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये उन लोगों पे एक्शन नहीं किया जा रहा जो लीगल तरीके से पाकिस्तान में बैठे हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, या जिनकी कोई एक वीजा एक्सटेंड हो चुका है, या जो रेफ्यूजी स्टेटस के अंदर हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको एक्सपेल किया जा रहा है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं हर मुल्क ये हक रखता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो इलीगल लोग होते हैं, बगैर किसी इजाजत के जो रहायश पजीर होते हैं, तो उनको दुनिया भर में इसी तरह की कार्रवाई करके इखराज किया जाता है। तो अभी ये मामला जारी है, मेरे ख्याल से इससे बेहतरी आएगी। अब शरद रजा साहब, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब आपके सामने हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और साथ इलेक्शन भी सर पे है, इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान होने वाला है। तो इस माहौल में जब दहशतगर्दी जो है वो खुदा न खास्ता उसके वाक़यात हो रहे हों, तो इलेक्शन के लिए जो है वो माहौल कैसा रहेगा? दहशतगर्दी का माहौल, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया दहशतगर्दों के हाथों, लेकिन उसके बावजूद भी हम इलेक्शन में गए। फिर 2013 में पीपल्स पार्टी और एएनपी को इजाज़त नहीं थी कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सके, लेकिन हम इलेक्शन में गए, और दो बड़ी पार्टीज़ जो थीं वो बहुत खुश थीं, और पीएमएलएन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगत रही है। तो अगर ऑपरेशन राह रास्त हमारे किए का खमियाजा था, तो बाद में सबने माना और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। और इस तरह पीटीआई के सरबराह ने कहा कि ये तो हमारे बिछड़े भाई हैं, इन्हें तो दफातर देने चाहिए, और उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा कि तालिबान रुको, मैं आ रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम जिनको भी मुंतखब करें वो आके मुल्क के सिस्टम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखें, अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, तो IMF भी जो है वो आदाद शुमार से मुतमईन नहीं है, और बहुत से इस तरह के मसाइल हैं जिनको मैं समझती हूँ कि इकॉनमी ख़ास तौर पर जिसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सही करके चल सकती है। और इसके अलावा जो ये जो दहशतगर्दी है, इस पे भी नेशनल एक्शन प्लान पर जब हम पूरी तरह से अमल करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा कि इलेक्टेड हो। आप देखें कि 126 अरकान थे पीपल्स पार्टी के मोहतरमा की शहादत के बाद, लेकिन उन्होंने सवात में अपना झंडा लहराया, ऑपरेशन में गए, पूरी सबसे मावनत की, और जो बेहतर काम थे वो किए। तो मैं समझती हूँ कि वो बाद में हम कामों पे बात करेंगे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जरूरी है। एक साइड पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, एयर बेस पर अटैक हो रहा है, और दूसरी तरफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इदारों को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माहौल को कैसे देखती हैं? क्या तहरीक इंसाफ ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग ऐसे हो जाए कि वो अपने ही वतन के दुश्मन हो जाएं, अपने ही वतन के ख़िलाफ़ बात करें। तो ये हौसला जो है हमारे जवानों में कि भाई उसी दरख्त को काट रहे हैं जिसके शजर में पले हैं, ये कहाँ से आया, ये देखने की बात है। और जब आप देख रहे हैं कि उन्होंने मौजूदा अगर किसी लोगों से उनको शिकायत थी, तो उन्होंने कर्नल शेर अली का मुजस्समा, MM आलम का जहाज़, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहाँ ठहरते थे वो रिहाइश, GHQ के ऊपर सारी जगह पे उन्होंने हमले किए। तो उनसे आप क्या खैर की उम्मीद रख रहे हैं? तो बेहतर ये है कि इन सब का हल ये निकाला जाए कि दहशतगर्दी का मतलब होता है दहशत फैलाना।
तो दहशत हम नहीं फैलने देंगे। हमारी फौज और हमारी फोर्सेस का काम है उनसे लड़ना, और बहैसियत शहरी हमारा ये काम है कि हम टेरराइज ना हो और अपने जो एक्टिविटीज़ है उसे जारी रखें, अपने अतराफ में नज़र रखें, क्योंकि सहूलतकारी के बुनियाद पर ही सब कुछ होता है और हमारे पास बदकिस्मती से सहूलतकार मौजूद हैं, उन पर नज़र। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं शामिल करता हूँ महमूद मौलवी साहब को। महमूद मौलवी साहब, आपका तल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है और आज 2 दिन पहले जो है जो वाक़या पेश आया, एयरबेस पर हमला हुआ, और उसके साथ ही जैसे इंडिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और फिर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रोलर जो है वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या ये सियासी तर्ज अमल है, क्या ये सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और जो शहादतें हुई हैं, ठीक है ना, उसकी जो है मेरे ख़्याल से जितनी भी मज़म्मत की जाए जो है कम है। जो इंडिया जो कर रहा है ना, उसको कीमत भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, ये यकीन को तैयार नहीं हूँ मैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो है अपने अफवाज के ख़िलाफ़ ये किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जो चीज़ें लिखें, और जो स्पेशली शहीदों के ऊपर ये जो तंज करें, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी बच्चों से मैं तो जो है तवक्को नहीं करता। और अगर इनमें से कुछ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली गलत बुनियाद है, और ये जो भी लोग इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं या इनको प्रोवोक कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन लोग हैं कि ये इन बच्चों को, ठीक है ना, उकसा रहे हैं कि जी फौज के और एयरफोर्स पूरी फौज के खिलाफ जाना। उसकी वजह यह है कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। देखें, एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि देखें, ये जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर इल्तिजा करता हूँ कि ये जो कह रहे थे कि दहशत गर्दों को, टेररिस्ट जो फौजी उन पर अटैक करते हैं, उनको सिविल कोर्ट्स में चलाएं, तो ये इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। उसकी वजह आप ये देखें ना, आज अगर इनमें से कोई ये टेररिस्ट बच जाता तो क्या हम इनको सिविल कोर्ट्स में चलाते हैं, सालों लगा लेते हैं? इन लोगों को तो फौरन जो है मेरे ख्याल से सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। अगर इनको सज़ा नहीं मिले, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अफगानी थे कौन थे जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया, और हमारे जो है अफवाज शहीद हुए हैं, तो अब इसका हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको हम सिविल कोर्ट्स में भेजेंगे? आप ये देखें, कराची में एयरफोर्स के ऊपर हमला हुआ था, कुछ लोग पकड़े गए थे। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम लांडी कोर्ट्स में भेजें और मेरे ख्याल से 7 साल 8 साल लगा ले, उसके बाद वो बरी हो जाए या वो कहीं गवानी जी, वही महमूद साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इन तहरीक इंसाफ के नौजवानों को कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है कि वो फौज के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, या जो दहशतगर्द हैं उनके मुतल्लिक जो है वो ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं कि जो उन्हें प्रमोट करें। तो कोई ना कोई तो इन्हें इनका साथ दे रहा है, कोई ना कोई तो लीड कर रहा है इन्हें। चलिए, इस पर हम बात करेंगे। सर, छोटी सी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।